हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी लोकतंत्र के अंतर्गत जब चुनाव का दौर आता है तब हम कहते हैं कि सरकारों का अब रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाना है। सरकारों के द्वारा किए गए कार्यों को देखा जाता है, जनता के सामने सरकारें अपने कार्यों को रखती हैं। उसमें ये पता चलता है कि कितने कार्य ऐसे हुए जो हित के रहे या उनसे कोई बहुत महत्व की चीज निकल करके आई, और यह भी पता चलता है कि कौन से कार्य ऐसे रहे जहां पर कुछ और गुंजाइश बची रह गई। तो आने वाले समय में चूंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड शिक्षा के क्षेत्र में हम आज देखेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी है, परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं। और चूंकि दूसरा कार्यकाल रहा है वर्तमान सरकार का, ऐसे में उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं प्रमुख रूप से जो चलाई जा रही हैं, और कहाँ पर कुछ कमियां रह रही हैं जिनको और सुधारा जा सकता है। तो टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं। इससे जुड़ी हुई न्यूज़ बताती है 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन एजुकेशन, बिग प्लान्स, सम की गेन्स, यानी कि बड़े प्लान हैं, कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं, कुछ रह गया है। तो चर्चा में क्यों है इस पर बात करते हुए फिर समझेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कार्य या कौन कौन से प्रमुख कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, जिनको अगर किसी एक नोटपैड पर हमें लिखना हो हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं। वो अलग अलग समय पर आने के बाद हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, बिखर जाती हैं। ऐसे में उनको एक जगह पर समायोजित करना हमारे लिए जरूरी है। चिंता के कौन से विषय आएंगे, अन्य कौन से कार्य होंगे, क्या सुधार बाकी रह जाएगा, और एक सवाल जो कि आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है या फिर मुख्य परीक्षा में भी लिखने की डिमांड कर सकता है, जीएस पेपर 2, सरकारी योजनाएं और शिक्षा का खंड आप यहाँ पर जोड़ करके देख सकते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान शिक्षा में किस तरह से प्रगति दर्ज की गई है, इस पर चर्चा की जा रही है, विमर्श बना हुआ है। ऐसे में हम भी इस विषय को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रमुख कार्यों से अगर हम शुरू करें, सरकार ने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और समग्र शिक्षा को देखते हुए, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करें, प्राइमरी, फिर 10th और फिर 12th, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन की तरफ अगर हम जाएं, किस तरह से सुधार किए गए हैं, विश्वविद्यालय को लेकर के किस तरह के सुधार हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, या हम कहें कितना बजट रखा गया है, कितने बजट की और संभावना बचती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सुधार एक नीतिगत दस्तावेज है जिसको बनाने में लगभग 7 वर्षों का समय लगा है। इसके पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनाई जाती रही हैं, और इस बार की जो शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति है जो उस क्रम में आई है। तो इस शिक्षा नीति के तहत अगले 20 वर्षों के लिए हमने ये निर्धारित किया है कि किस तरह से सुधार किए जाएंगे, यानी कि हम कहें 2040 तक ये पता चलना है कि सुधार किस दिशा में किए जाने हैं, और बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलावों को यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। इसका एक उद्देश्य ये है कि बच्चे चीज़ों को कि न केवल सीखें बल्कि ये भी सीखें कि चीज़ों को सीखा कैसे जाता है, बातचीत के जरिए संवाद हो, न केवल किताबों का बोझ उन पर रहे बल्कि आपस में बातचीत करके वो इस बात को भी समझ पाए कि कैसे व्यवहारिक चीज़ों को सीखा जा सकता है, कैसे उन जरूरी चीज़ों को हमें समझना है जो हमारे जीवन में आगे चल करके काम आएगी, जो हमें न केवल एक नौकरी ओरिएंटेड बनाएगी बल्कि समाज में एक बेहतर व्यक्ति बनाएगी। ये इसका एक मकसद है। इसके अलावा शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक बनाना, यानी ज़्यादा अनुभव हो, पूछताछ संचालित हो, यानी कि प्रश्न पूछे जाएं, ना कि केवल रटंत पद्धति को यहाँ पर लागू किया जाए कि जो शिक्षक ने लिखा दिया, जो बता दिया, उसको ही विद्यार्थी ने रट लिया और उसको जाकर के एग्जाम में लिख दिया और पास हो गया। तो नंबर से आगे बढ़ करके फिर एजुकेशन कैसे ज़्यादा गुणात्मक हो, गुणवत्ता परक हो, इस दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसा शिक्षा नीति कहती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कला संकाय और विज्ञान संकाय, ये दो ऐसे संकाय दिखाई देते थे जो आपस में बिल्कुल विरोधी होते हैं। यानी अगर आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले लिए तो आप साइंस के नहीं ले पाएंगे, साइंस के ले लिए हैं तो ह्यूमैनिटीज के नहीं ले पाएंगे। अब इसके बीच में जो अलगाव है उसको खत्म करने की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति के लागू होने के दौरान अगर हम देखें तो कोविड-19 की स्थितियां बन गई, महामारी के कारण इसमें व्यवधान आया, जिसके चलते जो कार्य बहुत तेजी से बढ़ रहे थे उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली। अब एक बात हमें ऐसे समझना है इन सभी विषयों को, क्योंकि हम इसके पहले से पढ़ चुके हैं। जब भी ये चीजें आई थी तब इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। हम इनको समअप कर रहे हैं, एक जगह पर लिख रहे हैं, एक जगह पर लिख करके समझते जा रहे हैं कि कैसे इनका उपयोग किया जाना है। अगर प्रश्न बनेगा तो वो एक साथ समग्र जानकारी की बात करेगा, आपसे डिमांड रखेगा कि आप कम से कम इतनी योजनाओं का नाम लें जो उस प्रश्न की जो
डिमांड है उसको पूरा कर सके। तो पिछले 1 साल में इसमें कुछ प्रगति दिखाई देती है। इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा की शुरुआत की गई है, ये आपको पता है। इसके बारे में आप में से कई लोग या आपके घर में मौजूद जो आपसे जूनियर्स होंगे वो तैयारी कर रहे होंगे। विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई है। क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रमों की पेशकश की गई है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो भी इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई पढ़ाई है वो क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र मौजूद होना कई विद्यार्थियों के लिए कठिनाई लेकर के आता है। ऐसे में सेम लेवल फील्ड कैसे हम बना पाएंगे ये जरूरी है। स्कूल बोर्डों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन मानकों के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा छात्र क्रेडिट के लिए एक डिजिटल स्टोर हाउस बनाया गया है। निपुण भारत योजना का शुभारंभ आपने देखा ही है, जहां पर 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता की बात कही गई है कि वो अंक और भाषाई ज्ञान को समझ सके, वो अक्षरों को पढ़ सके, जोड़ घटाना कर सके, यानी कि जो मूलभूत चीजें हैं जो आगे चल करके उनके जीवन में उनको उपयोग करनी है वो कर सके। अगर हम यहाँ पर देखें कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना रहा पिछले कुछ वर्षों में, तो ये प्राइमरी का है जो आपको हल्के रंग से दिख रहा है। अपर प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल है उनका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, उसमें आपको दिखेगा एनरोलमेंट कितना रहा है, बढ़ा है या घटा है। तो 2013-14 में देखें तो प्राइमरी में 107.20, यहाँ पर जो अपर प्राइमरी है उसमें 86.70 या 86.70 और सेकेंडरी में 73.80 का जो आंकड़ा है वो दिखाता है। इसके बाद 2019-20 में इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि ये 107 से 102 आ गया, वो 86 से 89 और यहाँ पर 73 से ये 77 हो गया। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो 103, 94 और 79.60 तो अंतर दिख रहा है, यानी कि हमें ये पता चला कि जो अपर प्राइमरी है उसमें एनरोलमेंट बढ़ा है। अब आते हैं इस सिनेरियो को लेकर के क्या चिंता के विषय हैं, फिर हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं कि अगला क्या प्रमुख कार्य किया गया। अब जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के विश्लेषकों ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो प्रोमिसेस किए गए थे वो पूरे होते नहीं दिख रहे। जैसे एक सवाल खड़ा किया गया है मिड डे मील योजना पर, जिसका नाम बदल करके पीएम पोषण अभियान या पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, लेकिन इसमें किसी तरह का अतिरिक्त धन आवंटन नहीं किया गया है। तो अपने आप में एक समस्या ये है कि इसमें जो धन का आवंटन किया जाना था वो किया नहीं गया है। दूसरा, इसमें जो मिड डे मील के हिस्से के रूप में नाश्ते को शामिल करने की बात की गई थी कि ब्रेकफास्ट भी दिया जाए, उसके लिए भी धन का आवंटन नहीं है। और वित्त मंत्रालय ने प्री प्राइमरी और प्राथमिक कक्षाओं के लिए इस प्रस्ताव को, शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान योजना के लिए प्रस्तावों से कम धनराशि आवंटित की गई है, यानी समग्र शिक्षा अभियान के लिए जितना धन की डिमांड है उतनी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। तो हमें यहाँ पर चिंता दिखाई देती है कि एजुकेशन की फील्ड में जितनी फंडिंग की आवश्यकता है उसमें कमी है। हालांकि अभी हम आगे इस पर और बात करेंगे। तो 31,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि जो डिमांड थी 57,914 करोड़ रुपए के आसपास थी। तो आपको समझ में आएगा कि काफी बड़ा अंतर यहाँ पर दिखता है। तो बाकी के जो भी विभाग हैं वो कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे, वो कैसे शिक्षकों को वहां पर शामिल कर पाएंगे या उनकी नियुक्ति कर पाएंगे, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हो पाएगा, जो चीजों की आवश्यकता होगी वो नहीं हो पाएगा। अगला जो कार्य है जो किया गया है वो है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, पाठ्य पुस्तकों और कक्षा शिक्षा शास्त्र को संशोधित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज के रूप में इसको देखा गया है। यानी कि जो कक्षा से संबंधित चीजें हैं, क्या सिखाया जाना है, उसको संशोधित करने की बात है। इससे जुड़ा हुआ एक ड्राफ्ट जारी किया गया था 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया, ताकि जो लोग हैं उस पर अपनी राय दे सके। अब इसमें सिफारिश है कि साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराई जाए। इसके अलावा कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक सेमेस्टर सिस्टम को शुरू किया जाए। तो आप लोगों ने भी या सभी लोगों ने जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या 12th पास आउट कर चुके हैं, उन्होंने 12th तक की परीक्षाएं दी हैं, उन्हें पता है कि बोर्ड परीक्षाएं किस तरीके से आयोजित की जाती हैं। तो अब उसमें क्या कहा गया है कि एक सेमेस्टर सिस्टम 12वीं के लिए लागू किया जाए। इसके अलावा कला, वाणिज्य और विज्ञान के बीच जो सीमाएं बनी हुई हैं, अभी हमने पीछे चर्चा की, उसको कम किया जाए। विज्ञान और मानविकी विषयों का संयोजन किया जाए कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए, और लगभग सभी बोर्डों में ये व्यवस्था शुरू कर दी जाए।
अगर हम ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो देखें हायर एजुकेशन के अंतर्गत, तो 2014-15, 19-20 और 20-21 का डेटा है हमारे पास। इसमें 24.3% इनरोलमेंट था, 19-20 में 27.1 और 20-21 में 27.3, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होता जा रहा है। अब आते हैं कुछ और कार्यों को लेकर के, जैसे कि स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में संशोधन की बात की गई है। तो एनसीईआरटी ने लगभग कई सारी जो पाठ्यपुस्तकें हैं अलग अलग कक्षाओं की, उसमें संशोधन किए हैं और कई बार कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो कुछ संशोधन हुए हैं, कुछ वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स में किए गए हैं। जैसे इसके पीछे इसको लेकर के विवाद भी खड़ा हुआ था कि मुगल काल जो उसमें आता है, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, उसके खंडों को किस तरह से उन्होंने चेंज किया है। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या को लेकर के जो अध्याय में कुछ बातें थी उसमें संशोधन किया गया है। इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ बातें थी उसमें संशोधन था। गुजरात से जुड़े हुए दंगे थे उसमें कुछ संशोधन था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बाद में सवाल खड़े किए गए थे। अगला आता है इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को लेकर के कि उनको भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी और यूजीसी इस दिशा में प्रयास कर रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि उनको अलग अलग तरह से स्वायत्तता भी मिलेगी कि वो जिन संकायों को शामिल करना चाहें और जिस तरह से उस सिलेबस को चलाना चाहे, भर्ती प्रक्रिया जिस तरह से रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसमें अगर दो नामों को देखें तो गुजरात के अंतर्गत पहले ही दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपनी शाखाओं को यहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। एक है वोलोंगोंग विश्वविद्यालय, दूसरा है डीकिन विश्वविद्यालय। अगला है नए संस्थान और बढ़ी हुई क्षमता। तो महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, 2018 में आईआईटी और एनआईटी में महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटों को जोड़ा गया है। जहां आईआईटी में 2017 में 9% था महिलाओं की हिस्सेदारी, वो 20% तक हो गई है 2022 में। तो ये कुछ अच्छे कदम हैं जो दिखाई देते हैं। तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स को देखें अगर हम उच्च शिक्षा में, तो 2013-14 में 0.92 इसका स्कोर रहा और 2019-20 में ये, या कहें 2018-19 में 1 तक पहुंच गया है। 19-20 में 1.01 और 2020-21 में 1.05 तक आ गया है। देखिए कंटेंट बहुत बिखरा हुआ है। अगर आप इस बार का जो 2022 का रिजल्ट है वो उठा करके देखेंगे तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में जो मार्क्स हैं, चाहे वो टॉपर हों या फिर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। 106, 107 के आसपास दिखाई देता है हमें टॉपर्स की कॉपियों में। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो जीएस पेपर 2 का सिलेबस है मेंस की परीक्षा में और 3 का सिलेबस है, वो इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि उसमें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपसे मिस हो जाएँगी और कई बार सवाल ऐसे आएँगे कि उनका उत्तर देना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा अगर आपने चीज़ों को या करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ों को, जो पारंपरिक ज्ञान है, उससे जोड़ करके नहीं देखा है। ऐसे में इस सेशन में जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप उत्तर में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जब भी प्रश्न आएगा तो आपके पास कोई लिखा लिखाया कंटेंट मौजूद नहीं होगा या बना बनाया रेडीमेड कोई कंटेंट नहीं होगा। आपको अलग अलग हिस्सों से चीजें उठा करके जोड़नी है और प्रश्न की डिमांड के हिसाब से उसको वहां पर लिखना है। तो कंटेंट बिखरा हुआ है, आपको बस उसको समेटना है। तो कुछ डेटा आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स यहाँ पर हम लाते हैं उसमें आपको मिल जाता है। तो उसको आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट कर लिया करिए। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी की तुलना में कितना खर्च किया जा रहा है। तो 2012-13 में 3% था, उसके बाद 2013-14 में 3.10%। फिर सरकार बदलती है, क्योंकि सरकार के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि किस सरकार ने कितना खर्च किया है। हालांकि सरकार से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको इस हिसाब से याद रखते हैं कि कब से उस खर्च में गिरावट की गई है। तो 2.60% यानी कि गिरावट दिखती है और 2022-23 में 2.90% तक ये आया है। जबकि हमारा जो लक्ष्य है वो है जीडीपी का 6% तक हम शिक्षा में खर्च करें। तो अब सवाल ये आएगा क्या सुधारना बाकी है। सबसे बड़ी बात यही होगी कि शिक्षा पर सबसे पहले तो खर्च बढ़ाया जाए, सार्वजनिक रूप से जो खर्च किया जाना है। अगर आज के समय वो 2.8 या 2.9% तक किया जा रहा है तो उसके बीच का एक बहुत बड़ा गैप है जो हमने करने की बात कही है, 6% तक लाने की बात है, यानी 2 गुने से ज्यादा हमें करना पड़ेगा। तब हम फिर शिक्षा को उस स्तर तक ला पाएंगे जो सभी के लिए समायोजित रूप से या समावेशी रूप से उपलब्ध हो सकेगी। खासतौर से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर शिक्षा की स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है, सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि एक गरीब तबका ऐसा है जो उन क्षेत्रों में रहता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है। ऐसे में जो संभ्रांत वर्ग हैं या फिर जो संपन्न वर्ग हैं उनके पास
उपलब्धता मौजूद है, उनके पास विशेषाधिकार मौजूद है, एक तरह से वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं। ऐसे में सरकार का जो कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत दायित्व आता है शिक्षा को लेकर के, वो उन क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाना है। तो स्वायत्तता को लेकर के एक चर्चा की गई है यहाँ पर कि स्वायत्तता कैसे दी जाएगी। अगला है फैकल्टी और नेतृत्व के जो पद खाली हैं उनको भरना होगा। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन की बात की गई थी, जो अब तक गठित नहीं हुआ है, जो देश के अंतर्गत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए गठित किया जाना है। और डिजिटल विश्वविद्यालय की भी घोषणा की गई थी, जिसका गठन आज के समय तक दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ विशेष मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी होगा। और अगर अगला कार्यकाल जिस भी सरकार का आता है उसके लिए भी ये सभी चीजें देखने के लिए मौजूद होंगी। आते हैं सवाल पर, केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए हालिया सुधारों पर विचार करते हुए वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में आपको चर्चा कर देनी है जो भी बातें हमने यहाँ अभी तक डिस्कस की हैं। मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। फ्रेमिंग जरूर कीजिए क्योंकि थोड़ा सा विषय कठिन होता जा रहा है और नंबर के हिसाब से भी हमें पता चल रहा है कि आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मिलते हैं, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।